गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होती हैं? एनी टाइप ऑफ ग्रेन दैट कैन बी ईटन और मेड इनटू द फ्लोर ऑफ द ग्रास दैट आर द ग्रेन comes from एग्जाम्पल वीट, बार्ली एंड राइस और द सीरियल्स। यानी कोई भी वो ग्रेन जिसको कि हम आटा बनाकर खाते हैं, या फिर हम उसे ग्रास का नाम भी कह सकते हैं कि सीरियल्स एक ग्रास हैं जिसको कि हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि द फूड दैट इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेन ऑप्टन ईटन फॉर ब्रेकफास्ट विद मिल्क, वो खाना या वो भोजन, दानेदार भोजन जिसे कि हम ब्रेकफास्ट में दूध के साथ यूज़ करते हैं, वो सीरियल्स कहलाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। फर्स्ट है हस्क। हस्क, इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। एक नंबर की डेफिनेशंस। हस्क क्या होते हैं? द ड्राई आउटसाइड लेयर ऑफ नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, स्पेशली ऑफ ग्रेन्स। यानी जो तुमने देखा होगा चावल, गेहूँ, इनके ऊपर एक हल्की सी ब्राउन से कलर की लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? हस्क कहते हैं। सेकेंड आती है कैरोप्सिस। कैरोप्सिस क्या होता है? इनका फ्रूट टाइप जिसको बोलते हैं, इनका फ्रूट कैरोप्सिस टाइप का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरियल्स के अंदर जो फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है? वो कैरोप्सिस टाइप का होता है। अ ड्राई वन सीडेड फ्रूट इन विच द ओवरी वॉल इज यूनाइटेड विद द सीड कोट, टिपिकल ऑफ ग्रासेस एंड सीरियल्स। ये सारा का सारा हम जब टैक्सोनॉमी पढ़ा था तो हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। लॉडिक्यूल्स। A small green or a white scale below the ovary of the grass floor. Okay, ये देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं क्या कहलाती हैं? लॉडिक्यूल्स। Cereals, the large size grain are known as the cereals, and it is main food source of food all over the world and belongs to the family Gramineae और Poaceae family या Gramineae family से belong करता है। all over world में सबसे ज़्यादा जो food यूज़ किया जाता है उसमें cereals ही यूज़ की जाती हैं। The edible part of cereals is caropsis and the cereal contain a high percentage of carbohydrate, proteins and little fats। इसके अंदर carbohydrate, protein और बहुत कम मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है। द सीरियल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर के अंदर जो हम ज़्यादा रेगुलर यूज़ करते हैं वीट, राइस एंड मेज़, और माइनर के अंदर जो हम बार्ले, ओट्स और राई यूज़ तो करते हैं, लेकिन इनकी तुलना में हम इनको कम यूज़ करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वीट। बॉटनिकल नेम टेट्रिकम एस्ट्रिकम लिनियस। वर्निकुलर नेम गेहूँ या कनक फैमिली, पॉयसी या ग्रैमिनी फैमिली। सब फैमिली याद रहे तो लिख लेना, नहीं तो तुम इसे स्किप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। टिट्रेसिनी। पार्ट यूज्ड कैरोप्सिस फ्रूट। बाकी ये सारा का सारा जो तुम्हारी इकोनॉमिक बॉटनी की फाइल है उसमें भी यूज़ होंगे और थ्योरी में भी तुम्हारा आएगा। अब हम बात करते हैं इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की। जहाँ तक मुझे पता है कि गेहूं का प्लांट सभी ने देखा हुआ होगा। इट इज़ एनुअल ग्रास विच इज़ यूजुअली अटेन अ हाइट ऑफ 2 to 4 feet। द इनफ्लोरेसेंस इज स्पाइक विच कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 spikelets of zigzag axis and fruit is caropsis borne। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसकी हाइट 2 to 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इतना शायद सफिशिएंट होगा तुम लोगों के लिए। अगर हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट और सॉइल की कैसी रिक्वायरमेंट होती है, द टेम्परेचर क्लाइमेट इज़ अ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोविंग वीट। द रिक्वायर्ड 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ शोविंग। जब इसकी हम बीज बोते हैं तब हमें क्या होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वो सीड्स में स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है तब टेम्परेचर 10 to 16 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इसके ग्रेन्स पकने लगते हैं तो उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 3 महीने तक। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि जितनी तेज़ धूप निकलेगी हमारी कनक उतनी ज़्यादा ही अच्छी डेवलप होगी। द एनुअल रेनफॉल फॉर वीट शुड बी 35 सेंटीमीटर to 60 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग उसके अंदर बरसात 35 से 60 सेंटीमीटर बरसात की रिक्वायरमेंट होती है। द हाइएस्ट यील्ड ऑफ वीट इज़ फाउंड इन द हैवी लूम्स एंड स्लिट ऑफ सैंडी लूम्स। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो वीट की कल्टीवेशन हम करते हैं वो किस टाइप की मिट्टी के अंदर की जाती है, तो उसके लिए हमें सिल्ट और सैंडी लूम्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज़ तो हर टाइप की लूम्स या सैंड में इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। अब इसकी बात आती है कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। वीट एक रबी क्रॉप है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वीट कैसी क्रॉप है।
Wheat is a rabi crop which is sown in October and November. The cultivation of wheat is consist of following steps: sowing, harvesting, threshing and milling. Sowing क्या होता है, जब हम इसके बीजों को कैसे बोते हैं. Germination and cultivation is known as the sowing. The planting of placing of seed in the field of before sowing the land is thoroughly cleared to fungus and plugged 4 to 5 times. कि इतना तो ये पता ही होगा कि जब भी हम वीट के सीड्स को बोते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरी फील्ड को जोतते हैं, 3 से 4 बार उसकी सफाई की जाती है, उसके अंदर किसी टाइप की कोई फंगस या मॉइस्चर ना रहना चाहिए. Should be about 10 degrees centigrade from germination of seed in the month of October to November. हार्वेस्टिंग, जैसे ही हमारी शोविंग शुरू हो जाती है उसके बाद हम उसमें हार्वेस्टिंग करते हैं. द रिमूवल ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योरिटी इज़ नॉन एज हार्वेस्टिंग. जैसे ही हमारी फसल पक जाती है फिर हम उसमें क्या करना शुरू कर देते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं या उसकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं. द कटिंग ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द क्रॉप इज़ नॉन एज द हार्वेस्टिंग. कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं जब वो कटिंग की बराबर हो जाते हैं या उनकी कटिंग की एज आ जाती है तो वो टाइम क्या कहलाता है उस क्रॉप के लिए, हार्वेस्टिंग पीरियड. इट इज़ अकर बिटवीन मिड जनवरी टू जून. इट इज़ डन बाय ईदर लेबरर्स और द रैपनिंग मशीन्स, या लेबर्स के थ्रू हम इसकी कटिंग कर सकते हैं या फिर कटिंग की बहुत सारी मशीन्स आती हैं जिसके कि रीपर फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनसे कि हम इनकी कटिंग कर सकते हैं. इसके बाद आती है थ्रेसिंग. द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स स्पाइक फ्रॉम नॉन एज द थ्रेसिंग. इट इज़ मेड बाय डन द क्रशिंग द स्पाइक्स अंडर द फीट ऑफ ब्लॉक्स और बाय द थ्रेसिंग मशीन्स. थ्रेसिंग क्या होती है कि जब ये हमारे कटाई हो गई है, कटाई के बाद उनके स्पाइकलेट से हमें वो सीड या ग्रेन्स को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको थ्रेसिंग कहलाते हैं. थ्रेसिंग को करने के लिए मेनली थ्रेसिंग मशीन्स होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है. उसके बाद आती है माइलिंग. माइलिंग क्या होती है, जैसे हमारा ग्रेन अलग हो गया लेकिन अभी उसके ऊपर क्या है, हस्क प्रेजेंट है. तो फिर हम उसे क्या करेंगे, जब हमें आटे की ज़रूरत होती है तो हम चक्कियों पे जाते हैं उसको पिसवाने के लिए. तो वो पिसवाने की जो प्रोसीजर होती है उसको क्या बोलते हैं, माइलिंग. द क्रशिंग ऑफ द ग्रेन टू यील्ड वाइट पाउडर लाइक फ्लोर इज़ नॉन एज द माइलिंग. यानी उस वाइट पाउडर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम माइलिंग कहते हैं. इन ऑर्डर टाइम्स wheat was crushed between two stone which is commonly known as chakki, in which the entire grain was crushed, but nowadays it is done by electrically operated milling machines. यानी पहले जो चक्कियों से यूज़ करते थे आजकल इलेक्ट्रिक चक्की आ गई हैं जिसमें कि हम आटे को क्रश करते हैं. पहले हाथ वाली मशीनें होती थी, हाथ वाली चक्की, जैसे कि घुमा घुमा के हम आटा पीस लेते थे. अब इसके यूजेस की हमें वीट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले कि हम वीट से हमें आटा मिलता है जिनसे हमें ब्रेड बनाते हैं, चपातीस बनाते हैं. इससे हमें मैदा मिलता है, कमर्शियली यूजेस होते हैं इसके, बिस्किट्स बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और बहुत सारे प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं. और बियर या अल्कोहल बनाने में भी इसका जो भूसा होता है उसको यूज़ करा जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्रॉ, कारपेट्स, बास्केट, स्ट्रो मैट्स. और लास्ट टाइम तुमने मशरूम कल्टीवेशन में स्टडी करा था कि जो इसका रॉ मटेरियल बच जाता है उसको हम क्या होते हैं, मशरूम कल्टीवेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. वीट एंड स्ट्रॉ ऑल्सो यूज टू पैकिंग मटीरियल एंड फॉडर फॉर कैटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. जो इसके रफली ग्राउंड ग्रेन्स होते हैं वो सूजी कहलाती है और सूजी को हम बहुत सारे फूड्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, wheat is a native of West Asia. USA is the largest wheat producing country in the world, while as India, UP, Punjab, MP, Maharashtra and Rajasthan are the chief growing state. Wheat is a rabi crop which sown in October to November. Okay, in wheat carbohydrate is 65 to 74%. The important varieties of wheat are Lerma Rosa, Sonara 64, Sonalika, Arjuna, Hira, Janak, WH147, HD 2204, HD 2189, HP 1209, C306, KSML3 फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं. इन वैराइटीज़ का नाम तुम्हें याद होना चाहिए. सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चंस में वीट की वैराइटीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है. अब आता है क्वेश्चन वीट का ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ना कि वीट का ऑरिजिन कहाँ हुआ, कि हम कह रहे हैं कि वीट कहाँ का, वेस्ट एशिया का नेटिव है.
So, according to Vavilov, the northwestern part of the India subcontinent, together with the contiguous regions of Afghanistan, where the center of origin of red wheat, कि जो wheat की बहुत सारी species या बहुत सारी varieties हैं, उनका origin अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग बताया गया कि इंडिया में मेनली 3 स्पीशीज़ के ओरिजिन की बात की गई है, इनका कल्टीवेशन किया जाता है। ये 3 स्पीशीज़ कौन सी हैं? टिट्रिकम एस्टिवम वल्गैरा, टिट्रिकम दुरम जो कि मैक्रोनी वीट के नाम से जानी जाती है, या टिट्रिकम डाइकोकम एमर वीट के नाम से जानी जाती है। ये तीनों ही इंडिया के अंदर कल्टिवेटेड की जाती हैं। Wheat is a very adaptable crop, is grown under a wide range of soil and climatic conditions. कि wheat की हर एक टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर जाती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी खेती की जाती है। कहीं पर ज़्यादा होती है, किसी में कहीं पर कम, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह वीट की खेती की जाती है। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 30 to 60 डिग्री नॉर्थ में और 27 to 40 डिग्री साउथ में इसकी ग्रोइंग रेट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ग्रोन फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ आर्कटिक एंड नियर द इक्वेटर। इसके अलावा जितने भी हिमालयज़ या हिली रीजन्स हैं वहाँ पर भी इसकी कल्टीवेशन की गई है। अकॉर्डिंग टू वेविलॉव, वीट ओरिजिनेट फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन, जो इनके ओरिजिन एरिया है उनके बारे में बताया गया। ओरिजिन ऑफ सॉफ्ट वीट, माउंटेन्स एरिया ऑफ अफगानिस्तान एंड साउथ ईस्ट हिमालयाज, हिंद कुश माउंटेन्स से सॉफ्ट वीट का ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन ऑफ दुरम वीट एब्सियन एंड ग्रीस में इसका ओरिजिन हुआ, और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे? 7 पेयर्स प्रेजेंट थे। और इन्हीं के बेस पर 2 साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट और जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा? वीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। ये तुमने टर्म सुनी भी होंगी, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। डिप्लॉयड में क्या होते हैं? 2n क्रोमोसोम 2x और 7 पेयर क्रोमोसोम के प्रेजेंट होंगे, यानी 14 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और वाइल्ड एनकॉन, Triticum boiticum, cultivated Ancon, T. monococcum, both species are commonly known as the Ancon because they have green spikelet and they both have 7 pair of chromosomes and they produced highly fertile offspring with the help of free hybridization. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिप्लॉयड की कौन सी वीट हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ वीट, दे कैरी 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। वाइल्ड एंड कॉर्न एंड कल्टिवेटेड ऑनकर, दोनों का एक एक एग्जाम्पल। फिर आते हैं ट्रिप्लॉयड में, जो क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? उसके डबल हो जाते हैं। डिप्लॉयड के 28 और पेयर कितने हो गए यहाँ पे? 14 पेयर्स। वाइल्ड एमर में आ जाते हैं टी डिस्कॉइड्स एंड कल्टिवेटेड एमर में टी डिस्कोकम मोस्ट एडवांस्ड, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। मैक्रोनी वीट टी टिट्रिकम दुरम एंड पर्सियन वीट टिट्रिकम पर्सिकम। ये सारी की सारी क्या हुए हैं? वीट की स्पीशीज़ या अदर वेराइटीज़ हैं जो कि ग्रोविंग हैं। और इसके बाद आती है हेक्साप्लॉयड। हेक्साप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? 42 और पेयरिंग कितनी हो जाती है? 21 पेयर्स। कॉमन या ब्रेड वीट टिट्रिकम एस्टिवम, सॉफ्ट या शॉर्ट वीट में टिट्रिकम स्फेरोकोकम, क्लब वीट टिट्रिकम कंपैक्टम, स्पेल्ट वीट टिट्रिकम स्पेल्टा मोस्ट एडवांस्ड। When diploid species and diploid grass maturely hybridized, then tetraploid and hexaploid species are originate। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि जो डिप्लॉयड से ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऑरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉयड वीट और ऑरिजिन ऑफ कैसे देखेंगे? एक डिप्लॉयड वीट स्पीशीज़ हमने ले ली, टिट्रिकम मोनोकोकम या टिट्रिकम बेलियोटिकम, जिसमें कि 2n = 2x, क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 14। और डिप्लॉयड ग्रास हो गई एचिलॉप्स स्पेल्टॉइड्स, इसमें भी इतने क्रोमोसोम नंबर। जब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें क्या हो गए? एक कैरेक्टर इसका आ गया, एक जीनोम इसका आ गया और स्टेराइल हाइब्रिड हमें मिल गया। अब इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डबल हो गए, तो यहाँ पर तो कितने थे? नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 14। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 14 थे, तो वो कंडीशन कौन सी थी? डिप्लॉयड। और जैसे ही इनमें क्रोमोसोम डबलिंग हुए तो क्रोमोसोम नंबर हो गए 28। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 28 हुए, हमारे पास क्या मिल गया? हमें
ट्रिप्लॉइड कंडीशन या ट्रिप्लॉइड वीट मिल गई। इसी तरह हम क्या करते हैं, हेक्साप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। हेक्साप्लॉइड का फॉर्मेशन करने के लिए टेट्राप्लॉइड वीट और डिप्लॉइड ग्रास का आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन करवाने पर जैसे इसके AB और इसके D कैरेक्टर्स जब आपस में मिल गए तो हमें क्या पहले मिला, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड्स का फिर डबल क्रोमोसोम डबलिंग करवाने पर हमें क्या मिल जाते हैं, हेक्साप्लॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इसमें डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा जो वीट के अंदर डिजीज़ भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे रस्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ पक्सीनिया, यानी पक्सीनिया ग्रामिनस टिट्रिसाइड ब्लैक रस्ट के नाम से जानी जाती है। पक्सीनिया स्टेरिलिफॉर्मिस येलो रस्ट के नाम से जानी जाती है। पक्सीनिया रिकॉन्डिएटा ऑरेंज रस्ट के नाम से। स्मट डिजीज़ बाय अस्टिलागो टिट्रिसाइड लूज स्मट के नाम से जानी जाती है। और बंट और स्टिकिंग स्मट कॉज्ड बाय टिटिलिया फोर्टिडा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं, जब तुमने फंगस या फंजाई की स्टडी करी थी तब तुम ये सारी की सारी स्टडी कर चुके हो वीट के रिगार्डिंग। ओके।